आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो रिएक्ट ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको भी नहीं समझ पाए तो मार्केट में जॉब्स हैं वो भी, फिर आप इंटर्नशिप भी नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। क्योंकि मार्केट का क्राइटेरिया है, अगर आपको 10,000 रुपये पे भी हायर कर रहे हैं ना, तो वो उसके लिए भी क्वेश्चन पूछेंगे। बात आई समझ? ये नहीं देखेंगे कि हाँ भी 10,000 के काबिल है या नहीं है। बात आई समझ? तो आपको जो है ना अपने आप को इस हिसाब से एक्सपर्ट बनाना है कि अगर कोई पीएचपी की एपीआई है, या अगर कोई नोड की एपीआई है, या किसी भी जेंगो की एपीआई हो सकती है, तो वहाँ से रिएक्ट के ऊपर डेटा किस तरीके से फैच करना है। आपको जो मेन मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। वो ये कि रिएक्ट की लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए, रिएक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, उसके कौन से मेथड्स होते हैं, वो क्लास कंपोनेंट पे काम कर रहे होते हैं। दूसरा, आपको रिएक्ट के राउटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्ट के राउटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। और आप वहाँ पे एंकर यूज़ नहीं करते, आप वहाँ पे लिंक यूज़ करते हो। अगर आप एंकर यूज़ करोगे तो पेज को रीलोड करेगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे लिंक यूज़ करोगे जो कि राउटर का फीचर है, तो वहाँ पे ना वो पेज को रीलोड नहीं करेगा, वो डायरेक्टली उस पेज पे आपको ले जाएगा, और जो भी डेटा होगा उसको लोड नहीं लेगा उसको। मतलब कि जैसे आप नॉर्मल पीएचपी की वेबसाइट लो तो वहाँ पे एंकर यूज़ करते हो आप, तो वो लोडिंग नहीं लेगा। तो आपको रिएक्ट के राउटर्स पता होने चाहिए, आपको रेडियस पता होनी चाहिए। तो अभी ये कि आपको बेसिक रिएक्ट तो आ गई है, ठीक है। तो आप लोग रिएक्ट के लिए इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो, ताकि आप जब निकलो यहाँ से, मतलब कि आपका जो ये रिएक्ट का मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए, तो आप लोग जो है एक आपकी अच्छी प्रोफाइल बनी हुई हो, आपने अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हो, आपने मार्केट में काम किया हुआ हो। क्योंकि रिएक्ट की जॉब ना इतनी इजीली नहीं मिलती। उसके लिए यही बोला जाता है कि आपने कहीं पे काम किया हुआ है, आपने रिएक्ट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हो, और जो भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसको होस्ट करके अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर अच्छे से उसको शोकेस करके, हाँ नेटलीफाई पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन मैं जब होस्टिंग बताऊंगा तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे नेक्स्ट डॉट जेएस। सही है, तो ये एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है नोड का। सही है, जैसे आपके पास नोड का एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, जो कि मर्न स्टैक के लिए आपके पास जो ई आ रहा है वो एक्सप्रेस है। तो हम यहाँ पे पहले तो नेक्स्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ताकि वो हमें होस्टिंग के लिए इजी रहे। देन उसके बाद हम नोड के ऊपर आएंगे, देन एक्सप्रेस के ऊपर आएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। अफजल, आवाज़ आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है? सही है। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि सही रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं अफजल, आपने एक्सपेंस ट्रैकर की एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है? एक्सपेंस ट्रैकर की एप्लीकेशन आपने क्रिएट कर ली है, जो मैंने बनवाई थी? जो मैंने बनवाई थी, दिखाएं, दिखाएं। आप डिलीट हो गई, डिलीट क्यों कर दिया आपने? आप जल्दी से दोबारा मुझे बना के दिखाते हैं, ठीक है? एक वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या गूगल ड्राइव पे अपलोड करके मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है? गेट पे अपलोड कीजिए। चलो मैं देखता हूँ फिर क्लास के बाद। पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेते हैं। npx क्रिएट रिएक्ट है, और नाम है गिटहब फाइंडर। तो ये जब तक एप्लीकेशन क्रिएट होती है तो एक काम करते हैं, अभी। अच्छा, जो भी कॉन्सेप्ट होना तो बता दीजिएगा। What should I add on film? तो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है,
और अच्छा, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने पिछली क्लास में नहीं बताए थे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा क्लास कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि पिछला जो प्रोजेक्ट था वो मैंने आपको फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर कंप्लीट क्रिएट करके बताया। तो अब क्योंकि क्लास कंपोनेंट भी कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर यूज़ हुआ है, तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है तो वो भी हम चेक कर लेंगे। अच्छा, जो हमारे पास जहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगी तो हम उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, फंक्शनल कंपोनेंट में। क्योंकि जहाँ जो स्ट्रेटलेस कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको बोला जाता है इट्स अ डम्प कंपोनेंट, ठीक है। और जहाँ पे स्ट्रेट होगी तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, क्लास कंपोनेंट के अंदर। और हम जैसे एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे जी, क्योंकि पहले यही होता था कि अगर आपको स्ट्रेट यूज़ करनी होती थी तो आप हमने वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ की थी। कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो कि आप यूज़ स्टेट के ज़रिए, जो कि हुक्स का कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट है ना वो, उसके ज़रिए आप ऐप बना सकते हो, स्टेट बना सकते हो। सही है, लेकिन वो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। अब यहाँ पे क्या, आप अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर अपना कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल करते हो, फिर उसके अंदर सुपर का मेथड कॉल करते हो, देन उसके बाद आप उसके स्टेट्स बनाते हो और आप डायरेक्टली भी स्टेट बना के दिखा सकते हो। क्योंकि पहले रिएक्ट अपडेट नहीं थी, तो पहले क्या होता था, आप रिएक्ट जहाँ पे आपको स्टेट बनानी होती थी उसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर रखते थे, और जहाँ पे आपको स्टेट नहीं बनानी होती थी उसको फंक्शनल कंपोनेंट में रखते थे। जब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट आया जो कि हुक्स का कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तो उसमें ये हुआ कि आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हुए, मतलब कि यूज स्टेट यूज़ करते हुए आपने अपनी स्टेट्स क्रिएट की, और उसको क्रिएट करने के बाद आप अपनी कहीं पे भी स्टेट जो है डिफाइन करके उसको सेट स्टेट कर सकते हो। ये पहले नहीं होता था, ये जब अपडेट हुई है रिएक्ट उसमें ये फीचर है। तो चलो, हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है, तो मैं सीडी करके टैब प्रेस करूँगा और मेरे पास उसका नेम लिखा हुआ आ जाएगा। मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपल टैब प्रेस करूँगा, जो फोल्डर का नेम होगा तो मुझे वहाँ पे जाना है, और मैंने एंटर किया, गेटअप फाइंडर पे आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे वीएस कोड ओपन करना है, CODE स्पेस डॉट, और मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं, जो आपको फाइल्स नहीं चाहिए उनको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, ये भी हमें नहीं चाहिए, सही है। देन इसके बाद इंडेक्स डॉट CSS की भी हमने फाइल क्रिएट डिलीट कर दी है, और यहाँ पे इस कंप्लीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर मुझे क्या चाहिए, बेसिकली क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा RT और F। तो ये मुझे क्लास बेस्ड कंपोनेंट दे रहा है, लेकिन ये मुझे एक कंप्लीट उसकी लाइफ साइकिल मेथड्स ही दे रहा है, तो मुझे वो लाइफ साइकिल मेथड्स वगैरह नहीं चाहिए। अच्छा, मैं अभी सिंपल रखता हूँ, अभी मैं कोई मतलब कि, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट है तो मैं खुद ही क्रिएट करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। देन उसके बाद आपने एक क्लास बनानी है। क्लास किसकी बनाओगे आप, क्लास ऐप की, और इसको एक्सटेंड कर दोगे, एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। और रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के बाद आपको क्या चीज़ें बनानी है, यहाँ पे आपने एक ऐप क्रिएट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे कर दो तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। जब भी आप क्लास एक कंपोनेंट, क्लास में एक कंपोनेंट आप क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पे रेंडर का मेथड यूज़ करते हो। बात ही समझ, आपने यहाँ पे क्या किया, रेंडर का एक मेथड यूज़ किया, और यहाँ पे रेंडर का जब आप मेथड यूज़ करोगे देन आप यहाँ पे रिटर्न, आप यहाँ पे रिटर्न करवाओगे। और जो भी चीज़ आपको रिटर्न करवानी है, आप जैसे मुझे यहाँ पे एक H1 रिटर्न करवाना है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा, और चेक कर लेते हैं कि कोई एरर दे रहा है नहीं दे रहा। तो
हम यहाँ पे करेंगे npm start। तो ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, मतलब कि हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है। और कंसोल पे जाके हम यहाँ पे चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं आ रहा। सही है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख के आपको चेक करनी है कि आपकी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। देन आप यहाँ पे पब्लिक के अंदर आओगे, इंडेक्स और एचटीएमएल के अंदर आओगे। तो यहाँ पे मुझे टाइटल चेंज करना है जो कि रिएक्ट डे पे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको गिटहब फाइंडर। सही है। और मुझे यहाँ पे फॉन्ट ऑसम यूज़ करना होगा, जो कि फॉन्ट ऑसम के आइकन्स होंगे। तो मैं क्या करूँगा, pdn.js के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं फॉन्ट ऑसम का सीडीएन यहाँ से उठाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। तो फॉन्ट ऑसम का मैंने सीडीएन उठाया और मैंने टाइटल से पहले उसको लिंक करवा दूंगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। मैंने ये इंडेक्स डॉट एच के अंदर दिया है। आप पब्लिक के अंदर जाओगे इंडेक्स डॉट एच में, वहाँ पे आप हेड के अंदर जो आपका सी डी एन डॉट जे एस आपकी जो वेबसाइट है cdnjs.com, वहाँ से आप फॉन्ट ऑसम का सीडीएन वो कॉपी करके आप हेड के अंदर पेस्ट कर देंगे। ये अभी हम यूज़ करेंगे आइकन्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो चीज़ें मुझे बतानी थी। सही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ। सॉरी जी। अच्छा, आप यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट जो है लोडिंग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक यहाँ पे लोडिंग हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, ये मुझे बोल रहा है इसको मैं नीचे लेके आया। ऐसे सही है। रेंडर मेथड के अंदर मैंने इसको एक वेरिएबल क्रिएट किया लोडिंग के नाम से, जिसको मैंने अभी बोल दिया ट्रू। ठीक है, इफ लोडिंग, अगर हमारी जो लोडिंग जो वेरिएबल है वो अगर ट्रू है, सही है, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करवा दो क्या, लोडिंग। बात नहीं समझ। अगर हमारी यहाँ पे जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया ट्रू, अगर हमारी लोडिंग यहाँ पे ट्रू है तो वो क्या रिटर्न करेगा, लोडिंग। अगर ये ट्रू नहीं है तो अगर ये चीज़ फॉल्स है तो हमें क्या रिटर्न करेगा, हेलो वर्ल्ड। तो हम यहाँ पे आते हैं, अभी हमें क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, लोडिंग दिखा रहे हैं। और अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो अभी मुझे यहाँ पे क्या दिखाएगा, हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। बात आ गई समझ। तो हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एपीआई से डेटा फेच कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर वो चीज़ थोड़ा सा टाइम ले रही होगी फेच करने में, तो वहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, हम वहाँ पे कोई स्पिनर दिखा देंगे जीआईवी मैच के तौर पर। तो उससे मतलब कि यूजर इंटरफेस जो है ना, उसको पता चल रहा होगा कि ये थोड़ा सा वेट ले रहा है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। आप लोड बार किस तरीके से लाके दिखाते हो, आप इसको टर्नरी ऑपरेटर के जरिए भी कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ आ गई कि आप इफ एल्स के जरिए किस तरीके से जो है रिटर्न करवा सकते हो लोडिंग। तो चलो एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे। और कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं जो कि है हमारा लेआउट। अब लेआउट के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे navbar.js। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, उसके बाद हमने लेआउट का जो एक फोल्डर है वो क्रिएट किया। देन उसके बाद हमने navbar.js की फाइल हमने क्रिएट कर ली। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और
यहाँ पे हमें एक क्लास बनानी है। अच्छा जी, ये मुझे कौन सा एरर, हमने पर डॉट, और हम यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे मुझे फ्रॉम लगाना है, फ्रॉम लगाना है क्लास। और यहाँ पे हमारे क्या है, कंपोनेंट नेटवर्क। इसके बाद आप क्या करोगे, एक्सटेंड्स ये डॉट कंपोनेंट। आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से इस तरीके से भी कंपोनेंट अपना क्रिएट कर सकते हो। बोर्ड स्ट्रेप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी हम स्टाइलिंग के ऊपर आए नहीं है। तो अभी जो है सबसे ज़्यादा टॉप पर इसका जो सी एस एस का फ्रेमवर्क चल रहा है वो है टॉयलेट, ऐसे कोई नाम है इसका। तो ये का वो, उसकी ज़्यादा डिमांड है, तो वो चेक कर लो आप। सही है। तो क्लास नेबर एक्सटेंड्स हमने क्या करना है, कंपोनेंट को लेके आना है। और यहाँ पे हम ग्रेडर मेथड कॉल करेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या, किसको कॉल करना है, रिटर्न को। और रिटर्न के अंदर हमें एक नेव बार क्रिएट करना है। तो नेव बार क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे नेव का टैग यूज़ करूँगा। और यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं नेव बार। और नेव बार के बाद हम यहाँ पे एक H1 देंगे। और इसको मैं एक्सपोर्ट करवा देता हूँ पहले, एक्सपोर्ट नेव बार और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेव बार। ठीक है। और हमें यहाँ पे आइकन यूज़ करना है, तो आइकन के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने आइकन दे दिया। और यहाँ पे टाइटल दे देंगे गिटहब फाइंडर। तो आपके पास अभी कुछ आउटपुट नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हमें स्नैप बार को यहाँ पे कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, स्नैप बार को यहाँ पे इस तरीके से कॉल करेंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे क्या, कंट्रोल स्पेस प्रेस करके उस स्नैप बार का जो भी बात होगा वो यहाँ पे आपको ला के दिखा देंगे। क्लियर है, कंट्रोल स्पेस से। कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये लेआउट आ रहा होगा। आप इंटर इंटर करेंगे तो ये डायरेक्टली खुद ही इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपके पास गिटहब फाइंडर ऐप के नाम से टाइटल बना हुआ आ रहा है, तो हमें ऐप नहीं लिखनी, हमें सिंपल गिटहब फाइंडर लिखना है। अब इसकी कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे ऐप डॉट सी एस एस को। और ऐप डॉट सी एस एस के अंदर जाके हम सबसे पहले मार्जिन 0 कर देंगे और हेडिंग 0 कर देंगे और बॉक्स साइजिंग और बॉक्स। उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी पर आएंगे और बॉडी पे आने के बाद विद 100% ओवरफ्लो ओवरफ्लो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर दें, हिडन कर दें। और फॉन्ट फैमिली हम रखेंगे दिस वन और लाइन हाइट 1.3। तो हमने स्टाइलिंग कर ली है और हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। अब नेव बार के हमने यहाँ पे जो फाइल बनाई थी वहीं पर ही मैं लेआउट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, नेव बार डॉट सी एस एस। अब यहाँ पे नेव बार की जो हमने क्लास ली है तो उसको हम प्रॉपर तरीके से पहले नेव बार की शक्ल में लेके आ जाते हैं। सही है। तो नेव बार को हमने जो क्लास दी है, पहले तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करवा दूँ इसको। सही है, वही पुराने कॉन्सेप्ट हैं, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे नेव बार को हमें क्या देना है, हमने नेव बार के अंदर क्या चीज़ यूज़ की हुई है, H1 और उसके अंदर आई है जो कि आइकन है बेसिकली, और गिटहब फाइंडर
एक टाइटल आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेव बार के अंदर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जो कि दिस वन है, कलर दे देंगे वाइट टाइप का कलर है। देन इसके बाद कुछ पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम 0.7 रैम, लेफ्ट राइट 1 रैम। सही है। और सेव करेंगे तो आउटपुट चेक करते हैं, हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरीके से। अच्छा, मुझे वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग किस चीज़ की तरह, आपने यहाँ पे जो क्लास यूज़ की उसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है, क्लास नेम। ठीक है, वो वार्निंग हट जाएगी। तो आपके पास कुछ इस तरीके का आउटपुट है, इसको रीसेट कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब और तो कोई चीज़ नहीं करनी है, हम यहाँ पे आ जाते हैं नेव बार के अंदर। फॉन्ट साइज हम इसका इंक्रीज कर देंगे, फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 1.2 एम, 2 एम कर देते हैं। सही, क्लियर है यहाँ तक। 1.8 कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेव बार। अब नेव बार के अंदर हमने यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ की हैं। एक तो यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लास नेम, और एक आपके पास टाइटल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपनी इस मतलब कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दूँ। तो ये प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैं टाइटल डिफाइन कर देता हूँ कि इसका जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, गिटहब फाइंडर। और आइकन की जो क्लास है वो भी हम यहाँ से उठा के करते हैं और यहाँ पे देते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हमने नेट बार को कॉल किया। ठीक है, आ गई समझ। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज को कॉल करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे नेट बार को कॉल कर दिया और उसके अंदर प्रॉपर्टीज आपने डिफाइन कर दी। अब उन प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉप्स यूज करेंगे। प्रॉप्स डॉट, अच्छा यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स आएगा क्योंकि ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। ठीक है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल। सो यहाँ पे क्या आएगा, आइकन। इसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल। तो रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो कोई एरर मुझे नहीं लाके दिखा। बात आ गई समझ। अब जरूरी नहीं कि मैं वहीं पर ही यहाँ पे अपने प्रॉप्स डिफाइन करूँ। ठीक है, आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करें। अब आपको अपनी जो है प्रॉप्स डिफाइन करनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज करके डिफॉल्ट प्रॉप्स भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, इसको मैं रेंडर से बाहर लेके चले आता हूँ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। अच्छा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स पे कोई एरर दे रहा है, टाइप ऑफ स्टैटिक क्लास प्रॉपर्टी। चलो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल के अंदर आप क्या दोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास टाइटल में क्या था, गिटहब। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे आइकन था, आइकन के अंदर क्या है, आइकन के अंदर कौन सी क्लास थी, एफ है बी। और ये आपके पास आइकन के अंदर क्लास थी, तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सही है। और आप जब इसको कॉल करोगे तो किसके जरिए कॉल करोगे। अच्छा, यहाँ पे आइकन और क्रॉस के अंदर इशू दे रहे हैं, हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया और आइकन दे दिया, इशू दे रहा है।
जी आइकन की टेक, हाँ तो आप कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना। अच्छा ये मुझे क्या बोल रहा है कि टाइप ऑन स्टडी क्लास डिक्लेरेशन, ये मुझे इस तरीके से मतलब कि मना कर रहा है। तो हमारे पास एक दूसरा तरीका है, आप वो दूसरा तरीका क्या अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे स्टैटिक को हटा के जो आपका कंपोनेंट है नेवर डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स, लेकिन ये अभी भी मुझे एरर दे रहा है। नेवर डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स, एरर क्यों दे रहा है। पाइपलाइन स्टैटिक क्लास, अगर हम यहाँ पे कॉलम भी लगा देना, यहाँ पे आएगा इक्वल सी, क्योंकि आप यहाँ पे अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर डिफॉल्ट प्रॉप्स के नाम से। इसको असूलन यहाँ पे एरर तो नहीं देना चाहिए, लेकिन ये एरर फिर भी दिए डिफॉल्ट प्रॉप, अब वो सही है प्रॉप्स के नाम से। चलो सेव करके चेक करते हैं आउटपुट दे रहा है। अब वो नहीं दे रहा, तो हमें यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता। अब वो देखो ना, हमें आउटपुट दे रहा है गलती दे। यहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉप्स के नाम से ही हम इसको कॉल करेंगे। अच्छा जी, अब सही, अब चलेगा क्लियर है। हमने कैमल गैस नहीं दिया हुआ था, तो यही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। स्टैटिक डिफॉल्ट प्रॉप्स, तो मैं यही दोनों प्रॉपर्टीज को उठा देता हूँ, कॉपी करते हैं और आइकन को भी लेके आए थे, सही है। तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट आइकन, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल, इस तरीके से भी आप लेके आ सकते हो। अच्छा इसके अंदर आप जो है टाइप चेकिंग भी कर सकते हो। टाइप चेकिंग मतलब कि टाइप स्क्रिप्टिंग आपने सुना होगा। टाइप स्क्रिप्ट ये के साथ टाइप स्क्रिप्टिंग भी आपको आनी चाहिए। तो टाइप स्क्रिप्टिंग बेसिकली उसका फ़ायदा क्या है, आप यहाँ पे जो है जो आप कंडीशंस डिफाइन करते हो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉप्स क्या डिफाइन किए, यहाँ पे मैंने गेटअप फाइंडर और यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया आइकन, इन दोनों की मैं कंडीशंस को भी चेक कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये कंडीशंस जो है स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। अगर स्ट्रिंग के अंदर है और रिक्वायर्ड है तो ये सारी चीज़ें आप टाइप स्क्रिप्टिंग के अंदर डिफाइन करते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इम्पोर्ट प्रॉप टाइप प्रॉप टाइप फ्रॉम इस तरीके। हाँ ये प्रॉप टाइप आपके पास रिएक्ट के अंदर फीचर है, जो कि आपके पास कुछ टूल्स होते हैं। अब ये टाइप स्क्रिप्टिंग के लिए आप चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे उसी तरीके से स्टैटिक डिफाइन करोगे, से स्टैटिक देन प्रॉप, इसको मैं स्मॉल में रखूँगा। देन आप यहाँ पे अब प्रॉप टाइप के अंदर जैसे टाइटल है, टाइटल को आप चेक करना है तो आप टाइटल लिख के अब जो आपने यहाँ पे नाम डिफाइन किया ना प्रॉप टाइप का, उसको कॉल करोगे, सही है। देन उसके बाद ये क्या ही एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्ट्रिंग और प्रॉप टाइप डॉट स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड नहीं थे। इसी तरीके से पहले इसको टाइटल को चेक कर लेते हैं, मुझे एक एरर दे,
एरर वो किस चीज़ का दे रहा है, प्रॉप टाइप इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं। एक सेकेंड, अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे क्या डिफाइन किया था, टाइटल। आपने यहाँ पे क्या चीज़ दी थी, टाइटल, और प्रॉप टाइप किसके अंदर होना चाहिए, जो आपका टाइटल है वो किसके अंदर है, ये फॉर्मेट क्या स्ट्रिंग है ना। तो आपने क्या किया, प्रॉप टाइप स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी। अगर ये, अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी किसकी होगी, यहाँ की होगी। देन सेकंड, अगर यहाँ पे अगर कोई प्रॉप्स डिफाइन नहीं किए हुए, आपने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की हुई, तो देन वो अपनी स्टैटिक की जो प्रॉपर्टी है उसको देखेगा। बात ही समझ। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूँ सिंपल वन। तो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, लेकिन वो मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, वो मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइटल को प्रॉप टाइप और यहाँ पे होगा टाइप ही होगा। ये टाइप स्क्रिप्टिंग में थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे फेल दे। प्रॉप टाइप हम इसको भी चेक करते हैं। सी है, हम आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉप टाइप्स है, ठीक है, लेकिन वो चेक क्यों नहीं कर रहा। हाँ, इसको करते हैं। तो असूलन उसको एक यहाँ पे एरर देना चाहिए जो कि है। अब देखो यहाँ पे आपको वो एरर बोल क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे पढ़ो जैसा आ रहा है, यहाँ पे बोल क्या रहा है, प्रॉप टाइप इनवैलिड, टाइप टाइटल ऑफ टाइप नंबर सप्लाइड टू नेवर एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। मतलब कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज की जो टाइप है वो किसके अंदर होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ है, नंबर। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, जो आप यहाँ पे दोगे, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, अब मुझे वो एरर नहीं देगा। अब देखो उसने मुझे एरर नहीं दिया क्योंकि वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो बात आ गई समझ। तो इस वजह से हम क्या, टाइप चेकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, आप यहाँ पे एक इंपोर्ट करवाओगे प्रॉप टाइप्स फ्रॉम प्रॉप टाइप्स, ठीक है, और इसका नाम और इसका जो नेम है, सही है। यहाँ पे आप कैमल केस के अंदर रखोगे, यहाँ पे वो चीज नेम रखोगे जो कि आप यहाँ पे इंपोर्ट के वक्त नेम दे रहे हो। ये बात क्लियर है। इसी तरीके से मैं आइकन को भी कर देता हूँ, प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड। क्लियर है, यहाँ पे देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो बात आ गई समझ, कोई मुश्किल इसके अंदर। देखें, ये जब भी आप अपनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, या जब भी आप अपनी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, या स्टेट्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, तो आपको ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे हर कहीं पे चेक करनी पड़ेगी, टाइप स्क्रिप्टिंग करके आपको चेक करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये चीज़ें वैलिडेट हैं या नहीं है, सही है। तो बेसिकली आपका जो प्रोग्राम होगा वो इसको और एफिशिएंट बनाएगा। ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही पॉसिबल है, बात ही समझ। और अगर कोई दूसरा डेवलपर भी आता है तो उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़, इसको इसने वैलिडेशन लगाई हुई है, इसने टाइप स्क्रिप्टिंग की हुई है, तो उसको भी पता चल रहा होगा कि ये चीज़ स्ट्रिंग के अंदर वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन।
अच्छा, तो हम यहाँ पे उनको भी देख लेते हैं, हमें स्टेट्स वगैरह जो बनानी होती हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, जो कि होगा यूज़र्स का। यूज़र्स के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे, यूज़र आइटम डॉट जेएस एंड यूज़र आइटम डॉट सी एस एस, और एक और फाइल बनाएंगे यूज़र डॉट जेएस। तो अभी हम आ जाते हैं किसके अंदर, अभी हम किसके अंदर आ जाएंगे, यूज़र आइटम के अंदर। अब यहाँ पे हम दोबारा एक क्लास बेस कंपोनेंट बनाएंगे, और क्लास बेस कंपोनेंट बनाने के बाद तो मैं सबको अभी हटा देता हूँ। ये सारे लाइफ साइकिल मेथड्स हैं जो कि इसके साथ आपके पास अ, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो वो आपको शो कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ प्रॉप टाइप्स को। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से भी आप ले सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टैटिक डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास इसको भी हम कंस्ट्रक्टर को भी रिमूव कर, तो अब यूज़र के अंदर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे है और उस एरे को आपको शो करवाना है। तो एक सिंपल सा हम एरे क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र, और या हम इसको एक स्टेट के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। आप एक स्टेट बना लो, एक काम करो, तो आप स्टेट अपनी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो जी, किस तरीके से आप स्टेट क्रिएट कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर मेथड बनाना है, और यहाँ पे आपको किसको कॉल करना है, सुपर मेथड को, और यहाँ पे जो है आप अपनी दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर आईडी होगी, ठीक है, आईडी हम 1 दे देते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो कि मेरे पास एक एपीआई है, एपीआई है api.github/.com/users, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यूजर्स अच्छे खासे, तो ये गिटहब की एक एपीआई जैसे आप यूजर्स को गेट कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास आईडी 1 है और यहाँ पे नेम है लॉगिन, तो वो भी हम दे देते हैं, और हम यहाँ से उठाएंगे HTML URL, तो वो भी हम यहाँ पे दे देंगे, और एक होगा एवाटर URL, तो इसको भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे दे देंगे, सेव कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मुझे यहाँ पे कॉल करना है, तो पहले डिव है तो उसको हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं, यूजर्स की क्लास दे देते हैं यूजर, और यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे इमेज। इमेज आपके पास क्या है, इमेज किसके अंदर आ रही होगी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, नहीं, इमेज हमारी आ रही होगी HTML URL के अंदर, तो हम यहाँ पे देंगे HTML। अच्छा, इमेज यहाँ पे जब भी आप स्टेट डिफाइन करते हो, स्टेट से आप डेटा किस तरीके से पास करते हो, आप क्या दोगे, दिस डॉट स्टेट डॉट HTML URL, तो यहाँ पे आप बता दोगे प्रोफाइल, ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे एक इमेज दे दी, देन उसके बाद हम यहाँ पे एक H2 दे देते हैं, जो कि क्या होगा, उसका नेम होगा, नेम किसके अंदर है, लॉगिन के अंदर है, तो हम क्या देंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट लॉगिन। इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे हमें एंकर देना है, तो हम एंकर के अंदर जो है हम किसको यहाँ पे प्रेफर करेंगे, HTML URL को, सही है। तो HTML URL को तो हम यहाँ पे क्या देंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट HTML, सॉरी एवाटर URL, तो हम यहाँ पे और यहाँ पे क्या दे देंगे, प्रोफाइल। क्लियर है, सेव करते हैं, और अपने यहाँ पे देखेंगे अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको अभी app.js के अंदर कॉल नहीं किया, तो हम यहाँ पे इसको कॉल करवा देते हैं,
यूज़र यूज़र आइटम के नाम से ना, तो यूज़र आइटम को भी हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया और ऊपर इंपोर्ट भी करवा दिया। ठीक है, तो अब आपके पास इमेज नहीं आई। इमेज को चेक कर लेते हैं, इमेज क्यों नहीं आ रही। इमेज HTML URL this dot state dot इमेज। एक सेकेंड, हम इसको कन्वर्टर के अंदर देते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर। सही है, तो ये इमेज भी आई। अब हमें इसको स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग करने के लिए मैं इसको इंपोर्ट करवा दूंगा किसके अंदर, जो हमने अभी क्लास बनाई है, यूज़र आइटम डॉट सी एस एस। यूज़र आइटम डॉट सी एस एस के अंदर जाएंगे, आपके पास वहाँ पे क्लास है यूज़र डॉट यूज़र, और यूज़र के अंदर आप क्या दोगे। अब उसके अंदर सबसे पहले तो इसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, और जब फ्लेक्स करोगे तो सब एक रो के अंदर आ रहे हैं, तो फ्लेक्स लो कॉलम। आपकी मर्जी, आप फ्लेक्स डायरेक्शन भी दे सकते हो। ठीक है, तो सेव करते तो अभी आपके पास कुछ इस तरीके से आउटपुट है। और मैं कुछ पैडिंग दे रहा है इसको। पैडिंग हम इसको दे देते हैं कितनी, 2 रैम, और मार्जिन दे देते हैं टॉप बॉटम 1 रैम एंड लेफ्ट राइट 0। यार लेफ्ट राइट में चलो आप दे दो 1 रैम। ठीक है, तो बात एक ही, आप एक ही रैम दे दो हर जगह, एक रैम। ठीक है, 1 रैम। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ बॉर्डर देना चाह रहा हूँ। बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और H333। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा 8 GB के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसकी जो मुझे ओपेसिटी है वो कम करनी है, 0.2 पे लिखना। क्लियर है तक। अब बात करते हैं डॉट यूज़र के अंदर जो इमेज है उसको मुझे उसकी विड्थ कम करनी है। विड्थ कर देते हैं 180 पिक्सल। सही है, या आप पिक्सल डिफाइन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे 10 VW भी दे सकते हो। ठीक है, 15 और बॉर्डर रेडियस 50%। सही है, और मार्जिन बॉटम 0.8। यूज़र, तो यहाँ पे आप क्या दोगे, जो आपने H2 यूज़ किया है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस पे कर देते हैं, और इसको भी मार्जिन बॉटम दे देते हैं 0.8। इसी तरीके से यूज़र एंकर पैडिंग दे देंगे। टॉप बॉटम कितनी होगी, टॉप बॉटम दे देते हैं 0.8। लेफ्ट राइट दे देते हैं 0.5, और बैकग्राउंड कलर जो होगा ये होगा। तो सही है, थोड़ी सी हम लेफ्ट राइट की पैडिंग भी इंक्रीज कर देते हैं। सही है, और यहाँ पे टेक्स्ट नन, और दूसरा क्या होगा, टेक्स्ट रेजोल्यूशन फॉन्ट साइज हमें इंक्रीज करना 1.2। ठीक है, और फॉन्ट वेट और लेटर स्पेसिंग दे देते हैं। लेटर स्पेसिंग अच्छी नहीं लगती, तो आपके पास ये कुछ आउटपुट आ रहा होगा। और इसको भी एक काम करते हैं, पर कैसे नहीं रखते, कैपिटलाइज करते हैं। क्लियर है, और अगर आप चाहो तो बॉर्डर रेडियस हल्का सा दे सकते
बॉर्डर रेडियस 0.3 क्लियर। और बॉक्स शेडो ठीक है। बॉक्स शेडो दे दो कितना 1 पिक्सल एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 3 पिक्सल, स्प्रेड 4 पिक्सल हो, RGBA दिस, इसको भी हम कर देते हैं 4 और इन सबको कर दो 0। अब बेहतर है। तो आपके पास स्टाइलिंग हो गई सब, क्लियर है यहाँ पे कोई मुश्किल। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे स्टेट डिफाइन की। अब जरूरी नहीं कि आप स्टेट इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, आप स्टेट डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे स्टेट लिखा, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी प्रॉपर्टीज उठाई, कंट्रोल एक्स किया और इसको, आपका तब भी काम करेगा। आपने सिंपल यहाँ पे स्टेट भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। कंस्ट्रक्टर से मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो बताना लाजमी है। सही है। तो कोशिश करेंगे इस तरीके से भी आपको काम आता हो, कंस्ट्रक्टर के जरिए भी काम आता हो, और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कॉन्टेक्ट एपीआई के जरिए भी काम आता। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं यूज़र डॉट जेएस में। ये इसका चाइल्ड नहीं है, अभी यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे स्टेट को कॉल किया, जी अफजल गिटहब की एपीआई क्या थी, गिटहब की एपीआई ये रही ना, api.github.com/users। पहले समझ लें, इसके बाद फिर आराम से काम करते रहें। ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक यूजर्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे क्रिएट किया और इट्स एन एसोसिएट एरे। ठीक है। और इसके अंदर मैं दोबारा से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और मैं यही सारी प्रॉपर्टीज इसको डिफाइन कर रहा हूँ। क्या, अच्छा यहाँ पे कॉलन आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। स्टेट डिफाइन की, स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और उसके अंदर एक एरे आ रहा है, और उसके अंदर भी क्या है, एक एसोसिएट एरे, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। तो सबर तो करो, इतनी जल्दी क्या है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे इसको लॉगिन को यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है। इसी तरीके से इसका जो हमारे पास ये यूआरएल है, ये उठाएंगे और यहाँ पे HTML यूआरएल का आएंगे हमारा। ठीक है। और इसको आईडी कर दो। इसी तरीके से थर्ड आईडी पे आओ और यहाँ पे एवाटर यूआरएल और अच्छा, आप लोगों के पास ना तो जिस तरीके से आउटपुट नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए मैंने एक एपीआई की हुई जेसॉन व्यूवर, तो वो देख लीजिएगा। गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, जेसॉन के नाम से है कोई, तो चेक कर लीजिएगा। और HTML यूआरएल आज सामान नहीं आएगा, क्या होगा, मंडी गया होगा। क्या क्या लग रहा है मुझे। तो आपके पास
तीन आपके पास जो है, देख लो जो भी आ रहा होगा वो देख लेना, उसके स्क्रीनशॉट देख लेना, पता चल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे तीन एसोसिएट एरे बन के आ गए। अब आपको ये करना है, मैं यहाँ पे एक मैप का मेथड चला एरे का। तो आपके पास एक एरे यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट स्टेट के अंदर जाओ, वहाँ पे जो यूजर्स हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर्स, सही है। वहाँ पे आपको क्या चलाना है, मैप मेथड चलाना, सही है। और मैप मेथड आपसे क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, सही है। और अब यहाँ पे मैं किस मेथड को कॉल करूँगा, यहाँ पे मैं अपने कंपोनेंट को कॉल करूँगा जो कि यूज़र आइटम, सही है। यहाँ पे मैं किसको कॉल करूँगा, यूज़र आइटम। तो यूज़र आइटम को कॉल करने के लिए, अच्छा इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, यूज़र आइटम को कॉल करने से पहले यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो दिस डॉट स्टेट हर जगह पे आप कॉल करो, तो इससे अच्छा नहीं कि आप डिस्ट्रक्चरिंग कर लो। तो आप यहाँ पे कॉस्ट लगा के आप यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, लॉगिन, ठीक है, HTML URL और एवाटर URL। और ये कहाँ से आ रहा है, दिस डॉट स्टेट से। ये बात आई समझ। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या दे सकता हूँ, उनके नाम, क्योंकि ये नाम एवाटर URL इसका है जो कि दिस डॉट स्टेट से आ रहा है, HTML URL दिस डॉट स्टेट से आ रहा है, इसी तरीके से लॉगिन जो कि दिस डॉट स्टेट से आ रहा है। तो आप इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग भी करके अपने काम को इजीली रीडेबल फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। देखो आउटपुट के अंदर कोई एरर नहीं आए। अच्छा ये मुझे एक एरर देगा, वो एरर किस चीज़ का है, यूज़र का होगा। तो इसको मैं अभी कर देता हूँ फॉर्मेट अनडिफाइंड। अच्छा जी, ये एरर क्यों दे रहा है, HTML एक सेकेंड, वो एरर तो उससे दे रहा है, लेकिन उसको हमने अभी कहीं पे कॉल नहीं किया है। अच्छा ये इसको कॉल, इस काम करते इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सही है। लेकिन अभी मुझे दे रहा है यूज़र आइटम को आप यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे स्टेट को आपने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे भी सही है। यूज़र आइटम के अंदर आपने लॉगिन अनडिफाइंड, वो मुझे बोल रहा है रिटर्न के अंदर कोई इशू है, भाई डिस्ट्रक्शन के अंदर एरर क्यों दे रहे। अच्छा सॉरी, ये एक ऑब्जेक्ट, इस वजह से वो एरर दे रहे। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ आप लोग भी चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है इस वजह से। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने डिफ के अंदर। अच्छा ये डिस्ट्रक्शन समझ आ गई ना। अब हम यहाँ पे जो है इसको कॉल करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर्स डॉट मैप के अंदर यूजर को कॉल करेंगे। यूजर किसका रेफरेंस होगा, यूजर किसका रेफरेंस होगा, यूजर का, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे किसको कॉल करूँगा, यूजर आइटम को, सही। यहाँ पे हमने किसको कॉल किया, यूजर आइटम को। और यूजर आइटम के अंदर जो हमारे पास ये एरे है, ठीक है। तो ये इस एरे को मैं एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहता हूँ, तो अब मैं किसका रेफरेंस से दूंगा,
यूजर के नाम से क्या, यूजर जो है यूजर आइटम का चेक, सही है। तो मैं यूजर्स की एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ और जो कि प्रॉपर्टी होगी यूजर। ये यूजर कहाँ से आ रहा है, ये यूजर स्टेट से आ रहा है, सही, जो कि ये कंप्लीट एरे है। ये बात है कि समझ, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर डिफाइन किया होता है, यूजर कहाँ से आ रहा है, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर्स। तो इस कंप्लीट का रेफरेंस क्या है, यूजर। तो मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं यूजर। बात है कि समझ। ये मुझे एक एरर दे रहा बोल रहा है, इसको रिटर्न करना है, वो एरर हट जाए, ठीक है, क्लियर है। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे यूज़र आइटम को कॉल किया हो, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यूज़र आइटम को कॉल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, यूज़र्स को कॉल करेंगे, यूज़र है ना, और ये भी यूज़र, ठीक है। सेव करते हैं। तो आपके पास तीन क्या आ रहे हैं, तीनों, क्योंकि वो आप यहाँ पे चेक करो ना, ये आपके पास क्या है, एक एरे पहले से आपके पास क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर आपने एक मैप फंक्शन एरे का मेथड चलाया, उसके अंदर आपने किसको कॉल किया, यूजर आइटम। अब हाँ, ये तीनों डिफरेंट आने चाहिए, क्यों आ रहे हैं सेम, इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ पे किसको कॉल किया हुआ है, इस वाली स्टेट को कॉल किया। तो आप यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर करते हो, क्या करते हो, यूजर है या यूजर, यूजर से, यहाँ पे आपने किसके नाम से किया हुआ है, यूजर्स, क्योंकि जहाँ पे कॉल करोगे उसकी प्रॉपर्टी आप कॉल करते हो, तो क्या आएगा, यूजर्स। अब सेव करो, अब देखो तीनों डिफरेंट आ रहे हैं। अब आपको मैंने एक एक्सटेंशन करवाई थी, याद है। अब यहाँ पे देखो आपके पास यूजर्स के अंदर यहाँ पे एक मुझे वार्निंग दे रहा है कि वार्निंग क्या है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूजर्स के अंदर आओ और यहाँ पे एक की डिफाइन कर दो, और की कहाँ से आएगी, यूजर डॉट आई डी से, यूजर जो कि ये रहा यूजर, और यूजर का मतलब ये है कि ये कंप्लीट यूजर्स जो कि दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर से आ, और यहाँ से आप आईडी। अब देखो वो चले गए, वो वार्निंग चले गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ऐप के अंदर कितने कंपोनेंट हैं, नेव बार और यूजर, सही है। अब नेव यूजर्स के अंदर आता है ना, यूजर्स के अंदर एक और कंपोनेंट आ रहा है, कौन सा, यूजर आइटम, ये जो मैंने रिएक्ट की करवाई थी एक्सपेंशन, रिएक्ट डेव, ठीक है। अब उसके अंदर जैसे मैं फॉर एग्जांपल की वन के अंदर जाता हूँ, देखो इसके अंदर मेरे पास कंप्लीट डेटा है, सही। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसके अंदर मुझे कंप्लीट डेटा मिल रहा है, और इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो और मशीन यहाँ पे मुझे डेटा नजर आ रहा होगा, सही है। तो यहाँ पे अभी हम कौन कौन सी चीजें ले रहे हैं उसमें से, ये चार चीजें ले रहे हैं, बात आई समझ। तो इस तरीके से आप वहाँ पे जाके आउटपुट दिखा रहे हो, क्योंकि आपने एक दफ़ा स्टाइलिंग कर ली। यहाँ पे देखो आपने इमेज को लेके आ गए, इसको H2 को लेके आ गए, एंकर को लेके आ गए, और ये सारी कहाँ से आ रही, प्रॉक्स के जरिए आ रही, क्योंकि मैप का मेथड तो लूप चला रहा होगा। अब हमें इसकी स्टेट की जरूरत नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, वो तब भी चलेगा, ठीक है। तो हम कंसोल पे आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास कोई एरर शो नहीं कर रहा। अब इसकी स्टाइलिंग करनी है मुझे, स्टाइलिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल, मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग करूँगा। अच्छा, इनलाइन स्टाइलिंग करने के लिए आपको यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। आप जब भी इनलाइन स्टाइलिंग करते हो तो आप यहाँ पे क्या लगाते हो, सही है। और जैसा भी मैं एक कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आके एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली वो कॉस्ट यूजर स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पे जैसे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ इसको, ग्रेड, ठीक है। और ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम क्या हो जाएगा,
मैं रिपीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखते हैं, 3 टाइम्स 1F, और यहाँ पे मैं ग्रेड गैप भी दे दूंगा। अच्छा, यहाँ पे कैमिल गैस चलेगा, आप पहले जिस तरीके से लगाते थे ना, याद है, पहले आप डैश लगा के ग्रेड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम, यहाँ पे क्या है, कैमिल गैस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हो। इसको हम दे देंगे 100, और इसको भी आप किसके अंदर रखोगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ओके सही। और इसको आप कहाँ पे कॉल कर दोगे, यहाँ पे यूजर स्टाइल। देखो यूजर स्टाइल में मैंने कॉल तो कर दिया इसको। अब देखो ये, अगर मैं डायरेक्ट इसको इनलाइन देता तो कर्ली ब्रेसेस दोबारा लगा के करता, तो मैंने एक अलग से ऑब्जेक्ट बना के मैंने यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग कर दी। क्लियर है, सेव करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखो ये किस तरीके से आ रहा है, ये वो मुझे ओवरफ्लो ला के दे रहा है नीचे वाला, ये थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ग्रेड आपको मैंने कंप्लीट पढ़ाया, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको कर देंगे ऑटो फिट, सही है। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मिन मैक्स, और मिन मैक्स हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, मिनिमम जो होगा 300 पिक्सल होगा और मैक्सिमम 1FR तक जाएगा। तो अब जैसे मैं ब्राउज़र को छोटा करता हूँ, तो देखो मिनिमम कितना है, 300 पिक्सल, और मैक्सिमम जो है 1FR जितनी जगह बचेगी। अब देखो ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो ऑटो फिट क्या करेगा, जो जगह बचेगी उसको बॉक्स को दे रहा हूँ, तो आपकी मर्जी, अब इसको 250 कर दो, आई थिंक 250 भी इनफ है, ठीक है। क्लियर है, अब सर समझ आई बात। तो अब हम यहाँ पे एपीआई के जरिए डेटा को फेच करते हैं। तो एपीआई के जरिए डेटा को फेच करने के लिए मुझे यहाँ पे एक टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि रिएक्ट के अंदर एक्सियोस के नाम से, अगर आप एक्सियोस की वेबसाइट के ऊपर जाओ यहाँ पे npm के जरिए, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि एक्सियोस आपको इंस्टॉल करने के लिए, अच्छा एक्सियोस है क्या, आप किसी भी एपीआई से डेटा फेच कर सकते हो, उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, एक्सियोस की, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखना है, npm इंस्टॉल एक्सियोस या npm आई एक्सियोस। तो हम यहाँ पे एक टर्मिनल लेके आ जाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आप लोग को इंस्टॉल कर लें अपने पास, फिर हम यहाँ पे इसको फिर कॉल करते हैं। ग्लोबल इंस्टॉल करना है, क्यों, ग्लोबल इंस्टॉल करो। बस npm इंस्टॉल लिखो, ग्लोबल वगैरह नहीं करो। अब ये एक्सपेंस ट्रैकर से थोड़ी सी आसान है एप्लीकेशन, तो इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी, क्योंकि एक दफ़ा आपने मुश्किल एप्लीकेशन क्रिएट कर ली ना, तो अब चीज़ आपको आसान लगेगी। अच्छा, एक्सपेंस ट्रैकर को कोशिश करना कि बगैर देखे मत, इतनी प्रैक्टिस कर लो। कितना बड़ा डिसीजन है खराब इससे। बगैर देख के बना लेंगे ना, तो ये है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वेट के बेसिक के क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है एक काम करते हैं, एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं,
स्टेट के अंदर यूज़र, इसका एक एम्प्टी एरे। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये। और दूसरा क्या है आपके पास, एक लोडिंग, इसको अभी कर देते हैं false। ये अब हम अभी आगे काम करेंगे। आगे भी देते हैं तो उसमें लिटरेसी की तरफ पैसे अब हम इसको आगे यहाँ पे एपीआई से के ज़रिए डेटा को फेच करेंगे। और अब जैसे हमारे पास ये कंपोनेंट है, स्टेटलेस कंपोनेंट, तो हम इसको जो है किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। रेंडर मेथड हमें हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्रॉप को भी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, सेव कर लो। और ये भी आपके पास एक स्टेटलेस कंपोनेंट है, यहाँ पे स्टेट बनाई हुई है, लेकिन अभी स्टेट जो है इसको भी अभी हम कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा आपके पास कौन सा, नेव बार। नेव बार को भी हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पे नेव बार और अब यहाँ पे इसको आप इस तरीके से कॉल नहीं करवा सकते, तो आप इसके लिए क्या करोगे, नीचे यहाँ पे आप क्या करोगे, नेव बार डॉट डिफॉल्ट बॉक्स और नेव बार डॉट प्रॉप टाइप्स, और रेंडर मेथड को हटा दो। और ये कंपोनेंट भी आपका यूजलेस है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। सही, हमारे पास अभी कोई एरर नहीं दे रहा, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक कंपोनेंट, बेसिकली लाइफ साइकिल मेथड है, कंपोनेंट डिड माउंट। ये मेथड कब चलता है, जब आपका बेसिकली जो कंपोनेंट है वो लोड हो जाए। सही है, ये कंप्लीटली लोड हो जाए। अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी दिखाऊं तो यहाँ पे क्या बोले, कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर कंपोनेंट इज माउंटेड। सही है, तो जब आपका कंपोनेंट प्रॉपर तरीके से लोड हो गया तो ये तब चलता है प्रॉपर। सही है, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर चेक करने के लिए CSV लिख के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो माउंटेड, और यहाँ पे आके ये प्रॉप का कुछ मुझे एरर दे रहा है। यूजर आइटम के अंदर आओगे, प्रॉप डॉट यूजर, ये कहाँ पे दे रहा है मुझे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट आई नेव बार। तो आप यहाँ पे सिंपल प्रॉप्स और दिस हटा दो। सही है, कोई एरर शो नहीं कर रहा। तो मैं क्या बता रहा था, आपके पास यहाँ पे जैसे कंपोनेंट लोड हो जाए तो वो आपको क्या ला के देते हैं, माउंटेड भी ला के देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर अपनी API को फैच करेंगे। तो जैसे ही हमारी API से डेटा आ जाएगा तो ये हमें क्या ला के देगा, इसका डेटा शो कर देगा। ठीक है, तो API से डेटा फैच करने के लिए हम यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर जो है हम यहाँ पे एक्सियोस को यूज़ करेंगे। तो हमारा एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल X करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं एक्सियोस
पहले तो आप यहाँ पे एक यूआरएल डिफाइन कर दो। यूआरएल क्या है आपका? कंट्रोल सी। सही। उसके बाद आप यहाँ पे रिस्पॉन्स इक्वल टू एक्सियोस, जैसे मैंने एक्सियोस किया, ये एक्सियोस की मुझे इंपोर्ट करवा दी उसने, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर आओगे तो आप यहाँ पे ऊपर डिपेंडेंसी देख सकते हो, एक्सियोस आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। आपकी जो भी डिपेंडेंसी होगी कहाँ पे आ रही होगी? पैकेज डॉट जेसन के अंदर और डिपेंडेंसीज के अंदर। जैसे अगर आप बूटस्ट्रैप या मटेरियलाइज सीएसएस या रिएक्ट राउटर को भी इंस्टॉल करोगे ना, तो सब कहाँ पे आ रहा होगा? डिपेंडेंसीज के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो जो भी पैकेजेस होंगे सब यहाँ पे आ रहे हैं पैकेज डॉट जेसन। तो आपने यहाँ पे एक्सियोस डॉट गेट को गेट एक मेथड है जिसके अंदर आप यूआरएल दोगे। आप डायरेक्टली भी यूआरएल दे सकते हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और यहाँ पे डॉट 10 के जरिए आप उसको कॉल करवा सकते हो। सही है। और कैच इस तरीके से, याद है ना, भूल तो नहीं गए ना। हम एपीआई से डेटा किस तरीके से पास करवाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम इसको एसिंक जो है फंक्शन बना देंगे। सही है, क्योंकि ये एसिंक्रोनसली वर्क करेगा। जब तक हमारे पास ये डेटा नहीं आएगा तब तक आगे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे CHG करवा देते हैं, किसको? रिस्पॉन्स को सेव करते हैं। तो चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट चल रहा है। तो वो मुझे एक एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है? वो मुझे क्या बोल रहे हैं? एक्सियोस डॉट गेट, और अगर हमारा रिस्पॉन्स चल रहा है तो डॉट देखने में आएगा। ये फॉर एग्जाम्पल हम कैच हटाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई और एरर तो नहीं है। मुझे अपनी एप्लीकेशन को दोबारा फिर चलाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, npm start। अच्छा, कभी भी ऐसा एरर देना तो एप्लीकेशन को आप चेक कर लिए करें चला के ना, जब भी कोई न्यू पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं। तो अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा। तो यहाँ पे इसने क्या दिया मुझे? प्रॉमिस फुलफिल्ड, और यहाँ पे मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये मुझे बता है प्रॉमिस पेंडिंग, ठीक है। पहले उसने एक कंपोनेंट सारे ला के दिए, फिर उसके बाद एंड में जाके उसने क्या में ला के दिया? जो आपका डेटा है। तो आपका डेटा कहाँ पर है? यहाँ पर पहुँचेगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो सेव करो। और यहाँ पे आपके पास 30 एरर्स आ रहे होंगे, ठीक है। सेव किया इसको, और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास कंप्लीट एरे आ रहा है। सही है, तो आप यहाँ से इसको लेके आ सकते हो। आप यहाँ से लेके डेटा डॉट डेटा, तो इसको कम्प्लीटली यहाँ पे प्रॉमिस पेंडिंग है, और इसने कंप्लीट मुझे 30 एरेस ला के दी। क्लियर है आपका? अब ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से करो, मुझे जो इजी वे लगता है वो ये है कि आप यहाँ पे इसको अवॉइड करवा दो। सही है। अगर आप डॉट देन डॉट कैच के जरिए नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे क्या करो? अवॉइड करवाओ। जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो, सही है, तब तक वो जो है आपको पेंडिंग में रखेगा, और उसके बाद जो है जैसे रिजॉल्व हो जाएगा और वो आपको आउटपुट ला के दिखा देगा। तो यहाँ से मैं फिर इसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा ला के चेक करवा सकता हूँ। रिफ्रेश करते हैं तो प्रॉमिस आपका आ रहा होगा। जैसे प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो उससे मुझे क्लियर है, आता है, आसान है।
तो अब हम इसको जो है यहाँ पे अपने आउटपुट को यहाँ पे शो करवा देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक यूजर्स का क्या बनाया है, एम्प्टी है। तो ये भी है आपके पास क्या है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बने हुए, एरे के अंदर ही ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं ना, ऐसा तो नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बना हुआ है, सही है। तो ये देखो आप स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस है, तो इट्स कॉल्ड अ एंड एसोसिएटेड। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे दिस डॉट स्टेट को कॉल करते हैं और यहाँ पे दिस डॉट स्टेट के अंदर मुझे मुझे करना है सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट। और यहाँ पे मुझे ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं मेरा जो लोडिंग है उसको मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, क्योंकि जब तक आपकी जो लोडिंग है मतलब कि वो मुझे लोडिंग ला के दिखा रहा है, ठीक है। एक सेकंड में चार्ज लगा दूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं आगे, जब तक यहाँ पे आपका काम हो गया, अब जैसे उसने डेटा ला के दिखा दिया तो हम क्या कर देंगे, दिस डॉट स्टेट, और सॉरी यहाँ पे क्या है कि सेट स्टेट होगा, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे हम इसको क्या बोल देंगे, यूज़र यूज़र्स। ये जो आपके पास यूज़र्स हैं उनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि वो एक कंप्लीट एरे है, ठीक है। और दूसरा हम इसको क्या बोलेंगे, जो लोडिंग है उसको क्या करते, फॉल्स करते। क्लियर है, यहाँ तक बात आ गई समझ। और यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देंगे। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, यूजर्स इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर्स, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, लोडिंग की। तो लोडिंग नहीं, क्योंकि ये चीज़ स्टेट को ओवरराइड कर रही है ना, हम यहाँ पे जब भी अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं ना नीचे एज एन एट्रीब्यूट, तो हम उसको स्टेट देते हैं, सेट स्टेट नहीं करते। सेट स्टेट आप फंक्शंस के अंदर कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ स्टेट को ओवरराइड कर देगी, सही है। दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग, तो सेव करते हैं इसको और हम जाएंगे यूज़र के अंदर। यूज़र के अंदर हमने यहाँ पे प्रॉप्स के ज़रिए हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे जहाँ पे यूज़ किया होता है स्टेट, हम वहाँ पे क्या कर देंगे, प्रॉप्स कर देंगे, क्योंकि प्रॉप्स, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कॉल किया हुआ है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज यूज़र्स की हैं, सही। इस यूज़र्स को मैं यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूज़र। समझ आएगी बात। सेव करें, सेव करने के बाद आपके पास कंप्लीट एपीआई से डेटा ला के दिखा। क्लियर है। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ में यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। हमने इसको कितना दिया था, यूज़र ग्रेड जो हमने बनाया था, यूज़र के अंदर आएंगे, इसको हम कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट जो है लाके दे रहा है। अब एक काम करते हैं, इनको ना कंटेनर के अंदर रख देते हैं। तो कंटेनर के अंदर रखने के लिए, अच्छा ये इमेजेस देखो, इमेजेस जो है बहुत ज़्यादा आउट हो रही है, तो हम वी एच यू सी करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूज़र आइटम के अंदर आएंगे, इमेज का है ये रहा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 180 पिक्सल, सही है। और हम इनको अब कंटेनर क्रिएट करते हैं, जो कि एफ डॉट सी एस एस के अंदर है। यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एफ डॉट सी एस एस एक ग्लोबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे भी हमें कंटेनर कॉल करना होगा तो हम कंटेनर एफ डॉट सी एस एस के अंदर डिफाइन करके कॉल करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको पहले तो फिर बता देंगे 100%, और जो मैक्स विड्थ होगी वो कितनी होगी, 1200 पिक्सल, और
मार्जिन हम यहाँ पे दे सकते हैं टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट ऑटो, और पैडिंग दे देंगे 0.5। सही है। तो हमें यहाँ पे कहाँ पे कॉल करना होगा, पहले तो हम जाएंगे किसके अंदर, नेव बार के अंदर, यहाँ पे कंटेनर को कॉल करते हैं। सही है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे app.js के अंदर, यहाँ पे भी एक कंटेनर को कॉल करेंगे और इसको हम टॉप पे लेके आ जाएंगे। बात आ गई समझ। तो ये आपका कंटेनर बन चुका है। रिस्पॉन्सिव वे में देख लो तो ये आपकी फुली रिस्पॉन्सिव। और अब हम आगे की क्लास में काम ही करेंगे कि यहाँ पे एक सर्च बार बनाएंगे, और जैसे भी अगर मैं कोई नाम सर्च करता हूँ किसी भी यूज़र का, तो वो मुझे यूज़र ला के दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो और कोई दूसरी चीज़ थी, अच्छा हाँ, असाइनमेंट ये है कि इसके ऊपर मुझे अब आप लोग स्पिनर ला के दिखाएं। जैसे अगर एपीआई से डेटा आ रहा है ना, तो इसके बैक पे स्पिनर, अगर मतलब ये डेटा अगर टाइम ले रहा है तो मुझे स्पिनर ला के दिखा। हाँ, लोड बार जो भी GIF इमेज आपको मिल जाएंगी बहुत सारी, इसको आप इंपोर्ट करवाएं ऊपर और SRC के अंदर। सही है। अच्छा, इंपोर्ट कहाँ पे करवाना है, लेआउट के अंदर इंपोर्ट करवाना है। सही, यहाँ पे लेआउट के अंदर इंपोर्ट करवा देगा, spinner.js की एक फाइल बनाइएगा और इसको फिर आप user.js के अंदर कॉल करवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि आप जो है इफ एल्स के जरिए करवा सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे जो है प्रॉप्स आपके पास आ रही होगी लोडिंग, ठीक है, उस लोडिंग को उठा के, प्रॉप्स डॉट लोडिंग को उठा के, अगर वो ट्रू होती है तो आप वहाँ पे स्पिनर वाली इमेज उठा लो, अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स पे आप इसको रिटर्न करवा दो। ठीक है, बात आ गई समझ। और यहाँ पे आप स्पिनर की एक GIF इमेज लेके आओगे, और GIF इमेज लाने के बाद आप उसको यहाँ पे टॉप पे इंपोर्ट करवाओगे। सही, उसको इमेज का कोई भी नाम रख देना, लेकिन पहला कैपिटल, पहला जो लेटर है कैपिटल रखिए। और जब आप SRC दोगे ना इमेज के अंदर, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आपने इमेज का इंपोर्ट कराते वक्त नाम दिया था ना, वो नेम दिए। क्लियर है। कोई क्वेश्चन अफसर, कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्या। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आप लोगों की वेडनेसडे को। तो ये वेडनेसडे को होगी या थर्सडे को। सही है, आप लोग आ सकते हैं ना। तो वेडनेसडे या थर्सडे को इंशाल्लाह 3 बजे आप लोग आ जाओगे। छुट्टियां चल रही हैं हम लोगों की। सही है, तो वेडनेसडे या थर्सडे को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि संडे को नहीं होगी क्लास। सही है, तो वेडनेसडे या थर्सडे को आपको बुला के ये एप्लीकेशन कंप्लीट करवा के एक ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट है वो आपको देना है। तो वो ईद तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मैं करवाऊंगा, लेकिन एक ट्यूटोरियल है उसको देख के आप लोग फॉलो करके एक आप लोग बना के। अभी जो आपने एक डाला हुआ है तो पूरी करना है। एनवा मैटर करने को प्लानिंग ये चलाना है। सर तो ई-कॉमर्स का आपने बताया? वो तो हम एंड में करेंगे जब हम Node.js के जरिए अपनी APIs वगैरह क्रिएट करेंगे। तो वो जब Node.js के जरिए अपनी APIs वगैरह क्रिएट करेंगे तो चले, ठीक है फिर अब आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अफजल बात समझ आई यहाँ तक। और अफजल वो एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर ली है तो का वेटिंग लिस्ट आप शो कर देंगे।